शब्द साधना के पथ पर अग्रसर है। आज स्वदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हम सबके मध्य परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं माननीय क्षेत्र संघ चालक आदरणीय अशोक सोनी जी उपस्थित हैं। आप सभी यूं तो परिवार के ही वरिष्ठ जन हैं, परंतु शुभ अवसरों पर परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिले, उन सबके आतिथ्य का अवसर मिले और उनका स्वागत सत्कार हो, यह हमारा नैतिक दायित्व है। स्वागत की इस कड़ी में मैं सबसे पहले परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के स्वागत के लिए मंचस्थ स्वदेश के प्रबंध संचालक श्री यशवर्धन जैन जी, समूह संपादक श्री अतुल तारे जी एवं संचालक श्री दीपक सचेती जी से आग्रह करता हूं कि शॉल, श्रीफल एवं कुछ गुच्छ भेंट कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का स्वागत सम्मान करें। इस दौरान आपकी करतल ध्वनि का साथ होगा तो आपकी भी सहभागिता सहज ही महसूस होगी। हम सबके मध्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं स्वदेश के संचालक श्री महेंद्र अग्रवाल जी, संचालक श्री अजय बंसल जी एवं सलाहकार संपादक श्री गिरीश उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि आए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक सोनी जी का भी सुखद सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं स्वदेश के संचालक श्री प्रांशु शेजवलकर जी को, प्रबंध संचालक इंदौर श्री विवेक गोरे जी को एवं स्वदेश ग्वालियर के महाप्रबंधक श्री के सक्सेना जी को। इस गौरवमयी कार्यक्रम के प्रास्ताविक एवं स्वागत उद्बोधन के लिए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो सदैव सकारात्मक भाव से निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वदेश में 19 वर्ष की आयु में आपने प्रवेश किया, कलम चलाना स्वदेश में सीखा और आज आप स्वदेश के समूह संपादक के दायित्व का सफल निर्वहन कर रहे हैं। स्वदेश में जितने सहकर्मी, जितने पत्रकार बंधु हैं, वे सब आपके सानिध्य में स्वदेश को निरंतर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सादर आमंत्रित करता हूं
समूह संपादक आदरणीय श्री अतुल तारे जी को आप आएं और प्रास्ताविक सह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। वैचारिक अधिष्ठान स्वदेश के स्वर्ण जयंती महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके प्रेरणा पुंज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, यशस्वी तो हैं ही, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी जो आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, हमें जिनका सानिध्य एक अभिभावक के रूप में प्राप्त हो रहा है, मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक माननीय अशोक जी, मंच पर विराजमान जिनके नेतृत्व में हम कार्य करते हैं प्रबंध संचालक आदरणीय यशवर्धन जी और गरिमामयी सदन। आज मैं जिस भाव विश्व में हूँ, मैं किन शब्दों में आपका अभिवादन करूँ, मुझे शब्दों के सामर्थ्य का अनुमान लग रहा है, क्योंकि एक कलम का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि मैं शायद अपने उन भावों को शब्दों में प्रकट नहीं कर पाऊंगा कि आज जिस भाव विश्व का मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज यहाँ सदन में विराजमान मेरा मन तो यह कर रहा है कि एक एक का नाम लेकर उन्हें संबोधित करूं और उनकी यहाँ उपस्थिति का अभिवादन करूं, पर प्रतीक स्वरूप हमारे बीच राष्ट्रीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, मंत्री प्रद्युमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, विधायकगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, संत समाज जो आज हमें आशीषित करने यहाँ उपस्थित हुआ है, मैं पुनः उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। स्वदेश की यह वैचारिक यात्रा आज से लगभग 7 दशक पुरानी है और यह सुखद संयोग है कि जब 1971 में श्रद्धेय सुदर्शन जी के संकल्प से, श्रद्धेय सुदर्शन जी की प्रेरणा और तपस्या से स्वदेश ग्वालियर का शुभारंभ हुआ था और आज जब स्वदेश अपने 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है तो हमें आशीषित करने स्वयं परम पूजनीय हमारे बीच हैं। यह ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और मैं उनकी उपस्थिति से अभिभूत हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शब्द कई बार उनके लिए अधूरा लगता है कि उनका जो संवेदनाओं का जो तल है वो इतना गहरा है कि वो प्रदेश के मुखिया ही लगते हैं। मैं उनकी उपस्थिति अपने बीच पाकर स्वदेश परिवार की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। माननीय अशोक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, क्षेत्र संघचालक। मैं उनकी उपस्थिति पे भी अपने स्वदेश परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यह जो गरिमामयी सदन है, आज आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे, मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूँ। वोल्टेयर का एक कथन है कि जब मैं अपनी बात कहूँ तो अपने शब्दों को पहले परिभाषित कर दूँ। तो मैं जब स्वदेश परिवार की बात करता हूँ तो यहाँ मेरा परिवार शब्द से आशय मात्र हम जैसे कार्यकर्ताओं से नहीं है जो स्वदेश में किन्हीं अलग अलग दायित्वों पर है। ये मेरा परिवार, स्वदेश परिवार से आशय मंच भी है, सदन भी है और वो सब भी हैं जो देश भर में स्वदेश के शुभचिंतक के नाते, स्वदेश के पाठक के नाते फैले हुए हैं। और आश्चर्यजनक रूप से स्वदेश के परिवार में हम उन्हें भी शामिल करते हैं, मानते हैं, जो स्वदेश के नियमित पाठक नहीं भी हैं। पर स्वदेश चलना चाहिए, स्वदेश बढ़ना चाहिए, स्वदेश का एक समाज में स्थान रहना चाहिए, यह उनके दिलों में, हृदय में भाव स्पंदित रहता है और वो सब हम स्वदेश परिवार के अंग हैं। यह मानते हुए मैं आज इस गौरवमयी यात्रा जो स्वदेश की 5 दशक की है, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1948 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से लखनऊ में स्वदेश का प्रारंभ हुआ और भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी हमारे संस्थापक संपादक, आद्य संपादक रहे। किन्हीं कारणोंवश वह यात्रा अवरुद्ध होती है। 1966 में इंदौर से फिर यह स्वदेश का, क्योंकि बीज रूप में वो विचार कहीं ना कहीं था ही, तो 1966 में इंदौर और 1971 में ग्वालियर से स्वदेश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और आज मैं याद करना चाहूँगा श्रद्धेय राजमाता जी को, जिनके आशीर्वाद से, सहयोग से हम स्वदेश ग्वालियर का प्रारंभ हुआ। और स्वदेश ने अपनी यात्रा में कई पड़ाव तय किए। इसमें फिसलन भी के लिए तमाम अवसर भी रहे होंगे, लेकिन स्वदेश ने हमेशा मूल्य आधारित, विचार आधारित पत्रकारिता को मान्यता दी और इसी के कारण उसके शैशव काल में ही उसे आपातकाल का सामना करना पड़ा। लेकिन आपातकाल के बावजूद स्वदेश ने अपनी मूल्य आधारित पत्रकारिता को जीवित रखा। और आज इस आयोजन से पहले हम लोग समूह में बैठे थे, तो स्वदेश का जो महत्व है, स्वदेश के जो अलग अलग लोग हैं, स्वदेश के शुभचिंतक हैं, तो ये बात निकल कर आई। आज यहाँ विख्यात पत्रकार उमेश जी, आदरणीय बलवीर पुंज जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो इन सब ने माना और सब कहते हैं कि वास्तव में स्वदेश एक आश्वस्ति है मूल्य आधारित पत्रकारिता की। और यही कारण रहा कि स्वदेश ने हमेशा समाज को दिशा देने का कार्य किया। आज से 5 दशक पहले जब राष्ट्रीय विचार की बात कही जाती थी मीडिया में, तो वह अस्पृश्य करार दिया जाता था। जब छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर बात होती थी, तब उन पर सवाल खड़े किए जाते थे। आज 5 दशक बाद हम जब समाज में जो वैचारिक परिवर्तन देख रहे हैं, समाज में आज जो एक सकारात्मक परिवर्तन है, स्वदेश का यह मानना है। और स्वदेश उसमें, उस वैचारिक परिवर्तन में उसका एक गिलहरी योगदान भी है। और निश्चित रूप से आज राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जब बात होती है, तो स्वदेश ने आपातकाल से लेकर आज तक उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं राष्ट्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज स्वदेश बाजारवादी पत्रकारिता के बीच अपना एक अमिट स्थान रखता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विचार आधारित पत्रकारिता और मिशन आधारित पत्रकारिता का प्रयोग कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के रूप में भी किया, वामपंथी विचारधाराओं ने में ब्लिट्स आदि के भी प्रयोग हुए। लेकिन आज वो कहाँ है, किस स्वरूप में है, हम सब जानते हैं। उस विषय पर आज जाने का प्रसंग नहीं है। लेकिन मूल्य आधारित राष्ट्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प स्वदेश ने 1966 में या 1971 में, जिसकी आज हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, आज हम क्रमशः धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम पीछे सिंहावलोकन करते हैं, तो जिन मूल्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे चले थे, आज उसके पीछे कई स्वर हमें भी सुनाई देते हैं। आज इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम स्वदेश के विकास में जिन संचालकों का महती योगदान रहा, वास्तव में स्वदेश एक परिवार है और उसी परिवार भाव से उसका संचालन होता है। और स्वदेश में एक बड़ी परंपरा रही अपने स्थापना काल से कि संचालकों ने निस्वार्थ भाव से स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण दिया। आज हमारे बीच उसी प्रतीक में, प्रतीक स्वरूप माननीय अण्णा जी काकरेडे यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वदेश उनका इस अवसर पर अभिवादन करना चाहेगा। ठीक इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि स्वदेश एक परिवार है, यहाँ संचालक से लेकर एक सामान्य कर्मचारी तक उसका एक ही मान रहता है, एक ही सम्मान रहता है। ऐसे ही 4 दशक से हमारे बीच एक अशोक सक्सेना कार्यरत हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े पत्रकारों को पानी भी पिलाया है। आज वो हमारे बीच हैं। स्वदेश प्रतीक स्वरूप उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं स्वदेश का स्वयं एक कार्यकर्ता रहा हूं और आज भी हूं, तो मुझे वास्तव में लगता है कि स्वदेश जिस भाव से, जिस विचार से आगे बढ़ता है, तो संचालक से लेकर हमारे अशोक तक आज परम पूज्य जी के हाथों सम्मानित होंगे। ये हम सबके लिए इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर बहुत ही एक शुभ आशीर्वाद है और एक नई परंपरा की हम मानते हैं कि ऐसी शुरुआत हम कर रहे हैं। और इस सब में आप सभी का हमें आशीर्वचन मिलता ही है। आज
इस अवसर पर मैं दो शब्द और कह के आप लोगों के बीच आने वाले संचालक से अपेक्षित करूंगा कि निश्चित रूप से मूल्य आधारित पत्रकारिता आज समय की मांग है। यह लगता है कि ये जो वैचारिक स्तर पर मीडिया में भी कई बार हम एक परिवर्तन देखते हैं कहीं ना कहीं, पर वो कितना स्थायी है, कितना परिस्थिति सापेक्ष है, यह समझने की आवश्यकता है। इसलिए स्वदेश या स्वदेश जैसे वे सभी अखबार जो राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर, जिन राष्ट्रीय विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को समाज के जो सहयोग आज तक मिलता रहा है वो आगे भी मिलेगा। और इस सभी के प्रयास में आप सबका योगदान है और मैं आज आप सभी इस अवसर पर हमारे बीच पधारे, मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, वंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतुल जी। निरंतर परिवर्तित होते समय के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु और कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं, किंतु स्वदेश ने इस सब के बावजूद अपने मूल स्वभाव का त्याग नहीं किया। 50 वर्ष की यह यात्रा, स्वर्ण जयंती वर्ष में इस समारोह का आयोजन किन किन तपस्वियों के समर्पण भाव से स्वदेश ने अपने 50 वर्ष की यह यात्रा पूर्ण की है, और यह यात्रा अग्रसर है, स्थायित्व नहीं है इस यात्रा का फिलहाल। इन सभी बातों का समावेश करते हुए एक वृत्त चित्र का निर्माण किया गया है। आइए हम सभी मिलकर इस वृत्त चित्र को देखते हैं। आकाश पर तो मैंने अपने उड़ने का इतिहास नहीं लिखा, मैं उड़ा हूं, यही मेरा उल्लास है। रविंद्रनाथ टैगोर। मैं स्वदेश हूं। ग्वालियर की धरती पर मेरा अवतरण 1971 में परम पूज्य केसी सुदर्शन जी के संकल्प अनुरूप राजमाता विजया राजे सिंधिया के वात्सल्यमय वातावरण में हुआ। देखते ही देखते मुझे ग्वालियर में 50 वर्ष हो गए हैं। राज व्यवस्था के लक्षित दुराग्रहों, संसाधनों की न्यूनता और आपातकाल जैसे घनघोर तिमिर के बाद भी मैं ऋषि गालव की इस तपोभूमि ग्वालियर में अपनी मौलिकता के साथ खड़ा रहा हूं। मेरा यह कंटकाकीर्ण कालखंड भी मेरा वैशिष्ट है। इस विचार यात्रा में मेरे विविध आयाम स्थापित हुए। एक समाचार पत्र के साथ पत्रकारिता की पाठशाला के रूप में मेरे जीवन में अनगिनत अनुभव समाये हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक समाचार पत्र के साथ मेरे आंगन ने पत्रकारिता की ऐसी पाठशाला की भूमिका भी निर्वाहित की है जो राष्ट्र के सांस्कृतिक संस्कारों के संपोषण के लिए आवश्यक रही है। स्वदेश पत्रकारिता की मूल्यानुबोध पाठशाला है, ऐसी पाठशाला जिसमें दीनदयाल जी, अटल जी, कृतित्व की खुशबू चारों ओर बिखरी हुई है, जहां मामा जी की सादगी, सरलता और गहन अध्ययन की गहराई प्राथमिक पाठ्यक्रम सा एहसास कराती है। एक ऐसी पाठशाला जो आपको अपने व्यक्तित्व के उत्कर्ष का सहज वातावरण सा भान कराती है, जो आपको सूचनाओं नहीं विचारों के प्रवाह का स्रोत भी बनाती है। स्वदेशी यानी केवल पत्रकार नहीं बल्कि एक दायित्व बोध से परिपूर्ण भारतीय नागरिक निर्माण का केंद्र भी। स्वदेश यानी ऐसे मानस निर्माण की सुदीर्घ और व्यापक प्रक्रिया जो जीवन पथ पर निर्भीकता के साथ सत्य का अनुसंधान और सत्यव्रती होने का संबल खड़ा करती है।
स्वदेश के कार्यानुभव यानी एक अनुभूति जो जीवन भर आपको कलुषित होने से रोकती है। स्वदेश यानी पत्रकारों को कर्तव्य पथ पर बड़ा बनाने का सुगम्य पथ। स्वदेश का प्रेरणा भाव जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आधुनिकता की चकाचौंध में टूटती मर्यादाओं के इस विभत्स दौर में व्यक्ति को पत्थर नहीं पाथेय देने वाली विचार क्रांति है स्वदेश। व्यावसायिकता के गला काट युग में स्वदेश तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद राष्ट्रवाद के दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह आलोकित है। तो इसके पीछे है सहस्त्रों सहस्त्रों पाठकों की अपरमिक विश्वास, स्वदेश के हर कुटुंब जन की ध्येय केंद्रित समर्पण भावना। 1971 में ग्वालियर से आरंभ यह यात्रा गुना, झांसी, आगरा, सतना, रीवा, भोपाल होते हुए अब फिर लखनऊ में दस्तक दे चुकी है। उसी लखनऊ में जहां 1948 में राष्ट्र कवि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की प्रेरणा से एक युवा अटल, भारत रत्न महामना अटल जी ने स्वदेश के विचार को बीजारोपित किया था। अटल जी के संकल्पशील संपादकत्व में आरंभ हुई यह विचार यात्रा आज राजमाता विजया राजे सिंधिया, परम पूज्य केसी सुदर्शन जी मामा जी से आशीषित होती हुई अवध की आवाज बनने के लिए तैयार है। स्वदेश की यह यात्रा इतनी सहज और सरल भी नहीं और हो भी कैसे सकती है। जिस विचार और माध्यम को स्वीकार किया था वह स्वतंत्र भारत की राज व्यवस्था के लिए हिकारत और पिछड़ेपन का विषय जो थे। स्वदेश अपने ऋषि तुल्य संपादकों, कर्मठ पत्रकारों के बल पर जिन बुनियादी विषयों को लेकर 5 दशक पहले चिंतित था, आज वे सभी न केवल भारत बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी उपादेयता प्राप्त कर रहे हैं। यह मेरा वैशिष्ट है और इसी आधार पर मैं यानी स्वदेश यह दावा कर सकता हूं कि मेरा प्रतिस्पर्धी कोई नहीं। स्वदेश को इस बात का संतोष है कि उसकी संघर्षमयी यात्रा आज वैचारिक बदलावों के सुखद और दौर का आभास करा रही है। स्वदेश विचार इस बात को लेकर भी सजग है कि यह लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। राष्ट्र को कमजोर करने वाली असुरी शक्तियां आज भी उसी अपरिमित शक्ति के साथ सक्रिय है। बदलती तकनीकी और सूचना क्रांति ने हमारी चुनौतियों को सुरसा की तरह बड़ा कर दिया है। स्वदेश डिजिटल माध्यम पर इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी भूमिका ले रहा है। यह कार्य भी प्रकाशन के समांतर कठिनाइयों से भरा है। अपने अतीत के प्रेरक निधि और हमारे ध्येयनिष्ठ परिवार के बल पर स्वदेश इस नए युग के नई सूचना रूपी शब्द युद्ध से भी मुकाबले के लिए संकल्पबद्ध है। हमारे सहस्त्रों सहस्त्रों पाठकों जिन्होंने स्वदेश के साथ भारत में वैचारिक परिवर्तन की आधारशिला रखी है, उन सबके भरोसे पर हम सब उस संकल्प के लिए अपनी पूरी प्रामाणिकता और परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाकर अहर्निश सेवा का वचन आज इस संवेद सदन के समक्ष रखते हैं, जिसे स्वदेश के रूप में हमें सौंपा गया है। ग्वालियर स्वदेश के स्वर्ण जयंती प्रसंग पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन सुयोग पर हम सबके प्रेरणा एवं श्रद्धा पुंज माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमें आशीषित करने के लिए उपस्थित हैं।
कठिनाइयों के बावजूद स्वदेश डटा रहा। न सिर्फ डटा रहा बल्कि निरंतर अपनी शब्द साधना के पथ पर अग्रसर रहा। और आज स्वर्ण जयंती वर्ष तक का यह जो सफर तय हो रहा है, इसमें अनेक तपस्वियों का समर्पण भाव शामिल है। ऐसे ही तपस्वियों में एक नाम है श्री कृष्ण त्र्यंबक काकेडे जी, जिन्हें हम प्यार से अन्ना जी कहते हैं। अन्ना जी का आशीर्वाद सदैव स्वदेश के साथ रहा है, लेकिन जब वे स्वदेश में कार्य करते थे, उनके समर्पण भाव ने ही स्वदेश को बहुत प्रेरणा भी दी। आप विद्वान भौतिक विज्ञानी हैं। पार्वतीबाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय में आप प्राचार्य भी रहे, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का भी आपने निर्वहन किया है। आपकी करतल ध्वनि अपेक्षित है। आदरणीय अन्ना जी के स्वागत हेतु आपका सम्मान करते हुए हमें भी गौरव का अनुभव हो रहा है और आपके सम्मान के दौरान आपकी करतल ध्वनि निर्बाध जारी रहे, ऐसी अपेक्षा है। और सम्मान की ही श्रृंखला में एक और व्यक्तित्व को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं, श्री अशोक सक्सेना जी। ये वो नाम है जिसने स्वदेश में बीते 4 दशकों से स्वदेश में कार्यरत सभी की सर्दी गर्मी का बहुत ध्यान रखा। गर्मी हो, फील्ड से रिपोर्टिंग कर पत्रकार आ रहा है तो उसे तुरंत ठंडा पानी पिलाना, सर्दी में उनकी चाय की व्यवस्था, साथ ही साथ उन्हें कार्य करने में कोई बाधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान श्री अशोक सक्सेना जी ने रखा है। और ये विशेष बात इनकी एक और बता दूं, स्वदेश का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है श्री अशोक सक्सेना जी। बीते 4 दशकों से स्वदेश के साथ जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना आपको अच्छी तरह स्मरण है। आप दोनों ही व्यक्तित्वों का सम्मान करके हम स्वयं को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। स्वदेश एक ऐसा नाम जिसके साथ जो भी जुड़ा उसके मन में यही भाव रहा कि समर्पित होकर केवल स्वदेश का ही विचार करना है, स्वदेश को ही आगे बढ़ाना है। कुछ इसी तरह के भाव को श्री पीयूष तांबे जी एवं उनकी सहधर्मणी प्रतीक्षा तांबे जी एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं और आपके साथ संगत कर रहे हैं। पखावज पर श्रीकांत भट्ट जी, तबले पर पुनीत द्विवेदी जी एवं कीबोर्ड पर मुनेन्द्र सिंह परिहार जी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये
बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़ के दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक पल तुम्हें। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। रुद्ध ये सम्मान का ये मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। यह भाव जय हम सभी के हृदय में है, और कुछ ऐसा ही भाव उन सभी के हृदय में स्वदेश के प्रति भी है, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वदेश से कोई न कोई नाता रहा है। हम रहें ना रहें, स्वदेश रहना चाहिए, न सिर्फ रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वास्तव में स्वदेश एक प्रशिक्षणशाला भी है। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्वदेश में पत्रकारिता की ABCD सीखी, पत्रकारिता का ककहरा सीखा, कलम पकड़ना सीखा, और स्वदेश में कार्य करते करते वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पत्रकार के रूप में स्थापित हो गए। ऐसे नाम वृत्तचित्र में हमने देखे, और हम सबके मध्य आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो व्यक्तित्व उपस्थित है, जिन्हें प्यार से प्रदेश के किशोर किशोरियां मामा जी कहते हैं, उनका भी स्वदेश के साथ पाठक के रूप में एक लंबा नाता रहा है। तो आपके स्वदेश के साथ अनुभव, स्वदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आपके उद्बोधन के जरिए हम सुनने को आतुर हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को। परम पूजनीय सरसंघ चालक
श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, आदरणीय अशोक जी, यशवर्धन जी, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय संतगण, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, उपस्थित सभी विद्वजन, देवियों और सज्जनों, एक ही बात मुझे अटपटी लगी। अभी संचालक महोदय भी कह रहे थे कि मैं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूं। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो अतुल जी आप तय करके आए थे, इसलिए मैं अतिथि नहीं हूं। और दूसरी बात, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। और मैं सदैव से मानता रहा हूं कि इस विचार को रहने के लिए स्वदेश अखबार ये रहना चाहिए। तो ऐसे अखबार के कार्यक्रम में मैं अतिथि नहीं, अतिथि मतलब बाहर वाला, मैं भी घर वाले ही हूं। सचमुच में ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता, मूल्य आधारित पत्रकारिता, राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार की पत्रकारिता, यह स्वदेश का अपना वैशिष्ट रहा है। अगर हम वर्तमान समय में समाचार जगत को देखें, मीडिया को देखें, तो एक आजादी के पहले का मीडिया जिसका उद्देश्य यह था कि देश को हम स्वतंत्रता कैसे दिलाएं, अगर तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, या दादा माखनलाल चतुर्वेदी जैसे मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। एक वो युग था देशभक्ति से भरा हुआ। फिर आया आजादी के बाद का काल, और मुझे क्या तो तकलीफ है कि उस समय वामपंथी विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, उसने जड़ें जमा ली देश में। और अगर कोई राष्ट्रीय विचार की बात करता था तो उसको सांप्रदायिक या संकीर्ण मान लिया जाता था। उस समय स्वदेश की यात्रा प्रारंभ हुई। गोहत्या जैसे मामले, गोहत्या बंद करो, धर्मांतरण, स्वदेशी, राम मंदिर का आंदोलन, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, एक नहीं अनेकों विषय थे जिसको स्वदेश ने पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ पाठकों के बीच में रखने का प्रयत्न किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिन विचारों को कल संकीर्ण कहा जाता था, कई राज्यों ने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। धर्मांतरण की बात होती थी तो संकीर्ण बात समझी जाती थी, लेकिन धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण, इस कुचक्र को भी देश ने समझा और आज भारतीय जनमानस बदल गया है। राम मंदिर की बात करने वाले कभी बड़े संकीर्ण समझे जाते थे, लेकिन आज परिदृश्य बदल गया है। राम भगवान का विरोध करने वाले राम धुन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। नैया पार लगना है तो राम तो चाहिए। अब देखिए 5, 7, 10 साल में कितना परिवर्तन आया है, और विचारों के आधार पर परिवर्तन का वाहक अखबारों में स्वदेश बना है। गर्व के साथ मैं कहता हूं। और एक युग है ये व्यावसायिक पत्रकारिता का युग, सचमुच में बड़ा कठिन युग है ये। बड़े औद्योगिक घराने या तो टीवी का चैनल चला रहे हैं या अखबार निकाल रहे हैं। मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं
कि किसी को अपना धंधा बहुत अच्छा चलाना हो और उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो ऐसे भी कि एक अखबार निकाल दीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। शराब के ठेकेदार अखबार निकालते, रेत बेचने वाले अखबार निकाल मारे, प्रोटेक्शन के लिए अखबार, बड़े औद्योगिक घरानों के समाचार चैनल। सचमुच में ऐसे में टिके रहना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है ये। मैं जब संसद में था, आदरणीय बलबीर जी भी बैठे, एक है सनसनीखेज समाचार। एक बार एक बुजुर्ग सांसद जी संसद की सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल गए और फिसल गए तो गिर गए। अब वहां मीडिया के मित्र रहते थे, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सांसद जी को उठा लें, वो हर कोण से उनका फोटो लेने में लगे हुए थे। अब ऐसे युग में मूल्य आधारित ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता। एक दिन एक उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव के समय बड़े हैरान परेशान मुझे मिले। मैंने कहा परेशान क्यों दिख रहा हो? बोले पिछले दरवाजे से भग के निकला हूं। मैंने कहा क्यों, कोई विरोधी आ गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, वो पैकेज मांग रहे थे मुझसे चुनाव। तो कह रहे पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा मुझे। अच्छा काम अगर करें तो मैंने एक पत्रकार मित्र से ही पूछा कि भाई ये सकारात्मक काम होते हैं, ये अखबार में जगह क्यों नहीं पाते? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि देखिए न्यूज वैल्यू होती है, न्यूज वैल्यू। मैंने कहा न्यूज वैल्यू क्या होती है? तो उनका देखो, अगर कुत्ता आदमी को काटे तो इसमें कौन सी बड़ी बात, ये न्यूज थोड़ी है। अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वो न्यूज है। तो जिसमें न्यूज वैल्यू होती है वो छपती है। अब इस युग में बिना राज्याश्रय के, बिना व्यावसायिक पत्रकारिता के, बिना पैकेज और सनसनीखेज समाचार के 50 साल स्वदेश में पूरे किए। मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं सबको। विचार के आधार पर टिका है स्वदेश। और एक नहीं, अनेकों पत्रकार। अब मामा जी तो स्वदेश के पर्याय थे, संत ऋषि, उनको क्या कहें, समझ में नहीं आता। एक बार मुझे लोकेंद्र पारासर बता रहे थे, ये मामा जी निकल के जा रहे थे तो कहा मैं छोड़ देता हूं। मामा जी ने पूछा टाइम बताओ क्या हुआ है? तो टाइम बजाता हुआ था 4:15, उनको 4 बजे ऑफिस पहुंचना था। इनकी बोलती बंद हो गई, अंदर घुसे थे। सचमुच में मामा जी जैसे समर्पित व्यक्तित्व सुदर्शन जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। अटल जी भले लखनऊ में प्रथम संपादक बने। यह अद्भुत यात्रा है, राष्ट्र हित में सूचनाएं देना, यह स्वदेश का वैशिष्ट है। और अपनी विचारधारा के नहीं, अपन से इतर विचारधारा के भी अनेक पत्रकारों को जन्म देने वाला स्वदेश। और कोरोना में भी लगातार चलता रहा। और आपातकाल में एक चमत्कार और कि जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हो, तनख्वाह वनखा बाकी सब खत्म जो तय थी, उसको पहले दे दो भैया, उसका घर चलना चाहिए। एक नहीं, अनेकों विशेषताएं हैं, वैशिष्ट है स्वदेश का। मैं इस अवसर पर पूरे समूह को बहुत बधाई देता हूं। और मेरा अपना विश्वास है कि विचारों पर आधारित पत्रकारिता का युग अब प्रारंभ हो रहा है। सनसनीखेज लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए अपने विचार पर, अपने मूल्यों पर डटे रहते हुए आप लगातार प्रगति करते रहें। आज के कार्यक्रम में उपस्थिति इस बात की गवाह है कि लोग इस रास्ते को पसंद करते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, भारत
ये रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी बातों से स्वदेश के प्रति आपने जो उद्गार व्यक्त किए, हम सबका उत्साहवर्धन हुआ है और निश्चित ही और अधिक मजबूती के साथ स्वदेश अपनी शब्द साधना के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। हम सभी आतुर हैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को सुनने के लिए, उनके आशीर्वाद उद्बोधन के लिए। तो अधिक बाधा न बनते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को। आप आए, आपके आशीर्वाद उद्बोधन से हम कृतज्ञ होंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, आदरणीय श्री यशवर्धन जैन जी, स्वदेश से संबंधित सभी उपस्थित कार्यकर्ता गण, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, स्वदेश को 50 वर्ष पूरे हुए। मुझे बहुत संतोष हुआ कि इसका वर्णन करते समय तारी जी ने स्वदेश के 50 वर्ष नहीं कहा, उन्होंने कहा ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के 50 वर्ष। और यहां बैठे हुए किसी को समझने में बाधा नहीं हुई कि वो स्वदेश के बारे में कह रहे हैं। और मुझे लगता है बाहर भी अगर हम कहेंगे, ग्वालियर शहर में या मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, क्योंकि अभी और प्रसिद्ध होना है स्वदेश को, कि भाई ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के 50 वर्ष पूरे हुए, तो लोग यही समझेंगे कि स्वदेश के 50 वर्ष पूरे हुए। बस यही एक बात यहां प्रत्यक्ष साक्ष्य देती है कि जिस संकल्प से पूजनीय सुदर्शन जी के आशीर्वाद से और अटल जी, राजमाता जी, माणिकलाल जी वाजपेयी जी जैसे तपस्वी पत्रकार, इन सबके सदाशय से ये शुरू हुआ है, दिशाएं कायम रही है, दशाएं बदलती रही है। तब स्वदेश की क्या स्थिति थी, आज स्वदेश की क्या स्थिति है, इसमें अंतर तो आना ही है। लेकिन उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमने तथा, सूर्य उदयमान होता है तब भी लाल ही है, और अस्ताचल पर जाता है तब भी लाल ही है। संपत्तौ च विपत्तौ च साधुनाम एक रूपता। तो स्थिति समृद्धि की हो अथवा विपन्नता की हो, साधुओं का व्यवहार, साधुओं का चाल चलन, साधुओं का रूप एक ही रहता है। ऐसे साधु व्यवहार को लेकर स्वदेश चल रहा है, इसकी यह साक्ष्य है कि सहज रूप से बात आती है ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता। स्वदेश के लोग तो सब समझकर कर रहे हैं। अब 50 साल से उनकी तपस्या चल रही है, तो हमारा भी काम बनता है कि ये किस ध्येय के प्रति निष्ठा है, इसको थोड़ा हम सोचें। जानते तो हम हैं, लेकिन सोचते नहीं है। एक गीत हुआ, भारत ये रहना चाहिए। तो स्वदेश में देश तो है ही, देश के भलाई के लिए पत्रकारिता।
मनुष्यों के प्रबोधन के लिए पत्रकारिता, सबके सामने स्थिति के सारे पक्ष स्पष्ट हो और विवेकपूर्ण विचार करके लोगों का मन बने, इसलिए पत्रकारिता। और विवेक तो दिशा के आधार पर तय होता है। ये करना कि नहीं करना, ये तय करना है तो ये किस लिए करना या नहीं करना, ये किस लिए पहले तय होना पड़ता है। सुदर्शन जी, पूजनीय सुदर्शन जी संघ के प्रचारक थे। संघ का मुख्य काम शाखा चलाना है, तो वृत्तपत्र का संकल्प कहां से आया उनके मन में? वो इसलिए आया कि संघ का प्रचारक रहकर जो काम करना है उस काम के अधिक गतिमान होने के लिए, अधिक पुष्ट होने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। जो अभी मैं घोष शिविर में आया, आज सुबह मैंने उनको बताया कि वादन करना है, वादन उत्कृष्ट करना है, लेकिन वादन किस लिए करना है? हम प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, हमारा ऑर्केस्ट्रा नहीं है। पहले लोगों ने ऐसे ही समझा, तो डॉक्टर एडगवार के पास संदेशा भी भेजा कि भाई हमारे घर में विवाह है तो आपका बैंड बहुत अच्छा है, थोड़ा भेज दीजिए। ये हुई है घटना। तो डॉक्टर साहब को समझाना पड़ा कि भाई ये बैंड यानी प्रोफेशनल बैंड वाले पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये देश को बनाने के लिए। ऐसा स्वदेश को भी समझाना पड़ेगा, और जिनको समझाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहां आए हैं तो हम स्वदेश के हितैषी हैं, हम थोड़ा समझ लें। जोश में बहुत बातें होती है, अभी थोड़ा होश की भी आवश्यकता है। जैसे शिवराज जी ने कहा कि अब ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता का युग शुरू हो गया है, और वो जो व्यावसायिक या पथभ्रष्ट ऐसी पत्रकारिता एक चलती है, ऐसा सुनते हैं, उसके दिन लद गए। वैसा मुझे लगता है कि जोश तो काम करने में जहां जोश चाहिए वहां चाहिए, लेकिन पहले जोश ही जोश रहता था। अब थोड़ा होश भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के पहले जोश तो आवश्यक था ही, में विदेशियों से लड़ना था, उनको देश से भगाना था। तो डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर एडगवार जी ने यही सोचा कि जोश तो ठीक है, वो चाहिए, निर्माण करने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन ये जोश काम कर देगा तो उसके बाद जो होगा उसमें होश की ज्यादा आवश्यकता है। होश अभी से नहीं बनाया तो आगे क्या होगा, और क्या होगा वो हम देख रहे हैं। जैसे जैसे उस होश को लोगों में लाया जा रहा है, वैसे वैसे देश के दिन अधिक अच्छे हो रहे हैं। और इसलिए हमको भी सोचना चाहिए शांति से, स्वदेश ये नाम क्यों रखा होगा? देश कहते तो भी चलता, देश और दुनिया चलता ही है भाषा में, लेकिन स्वदेश तो हिंदी पत्रकारिता है, तो हिंदी भाषिकों के आगे तो जाने वाली नहीं है, और हिंदी भाषा इसी देश की है। हिंदी होने के बाद भारत कहना नहीं पड़ता। भारत की कोई भी भाषा हम ले और उसको उच्चारण करें कि ये भाषा, तो उसका मतलब भारत की भाषा। भारत के बाहर वो भाषा नहीं है, बोलने वाले हैं, लेकिन भाषा का मूल स्थान तो यही है। फिर भी स्वदेश क्यों कहा? तो दो शब्द है, स्व और देश, और दोनों महत्व के हैं। और उससे भी महत्व की बात यह है कि हमारे इस भूमि में परंपरा से स्व और देश अलग नहीं है। इस्राएल के लोगों को एक बार कहा गया, जब इस्राएल बनना था, बनने के लिए उनके प्रयास चल रहे थे, तो ब्रिटिश सत्ता ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि हमारा अधिकार है मध्य पूर्व पर, और हमको ये दिखाई देता है कि आप वहां जाएंगे तो बड़ा संघर्ष होगा, खून की नदियां बहेगी,
तो हम आपको, हमारा अफ्रीका पर भी अधिकार चलता है, हमारे साम्राज्य पर तो सूर्यास्त नहीं होता है। तो हम जितनी अपनी कल्पना है इसराइल की लंबाई चौड़ाई की, उतने ही क्षेत्रफल का अफ्रीका का प्रदेश आपको दे देते हैं। सागर किनारे को लगकर जो है वो भी दे देते हैं। इसराइल तो रेगिस्तान है, अफ्रीका की कुंवारी भूमि है, बहुत दिनों से वहां किसी ने कोई खेती वेती की नहीं, तो बहुत उपजाऊ भूमि है। तो अच्छी भूमि, पर्याप्त भूमि, आपने जो बताया उससे अधिक भूमि, और पुराने इसराइल के पास सागर किनारा वगैरह था, वो भी सब हम आपको दूसरी जगह देते हैं। आप वहां जाके करो तो यहां झगड़ा टल जाएगा, संवार टल जाएगा, हिंसा नहीं होगी। इसराइल के लोगों ने कहा कि मातृभूमि नहीं बदलती, उस भूमि के साथ हम जुड़े हैं। अब यहूदी व्यक्ति को इसराइल से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। सारा का सारा उनका सांस्कृतिक इतिहास इसराइल की भूमि में हुआ है। वैसे भारत में भी सारा का सारा अपना सांस्कृतिक इतिहास इस भारत से जुड़ा है, और इसराइल में यह संयोग हो सकता है कि उस भूमि पर यह सारा हुआ, हमारे यहां इस भूमि पर यह सारा हुआ, यह संयोग नहीं है, इस भूमि के कारण यहां पर सारा हुआ। हमारा स्व क्या है? हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, यहां परंपरा से हिंदू लोग रहते आए हैं। जिस जिस बात को हिंदू कहते, उन सारी बातों का विकास इस भूमि में हुआ है, और वो विशिष्ट है, सारी दुनिया में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। संगीत कहेंगे तो भारतीय संगीत, उत्तर हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ऐसे दो विभाग आज करते हैं, लेकिन भारत का संगीत श्रुतियों पर आधारित है, नाद की नाद ब्रह्मता पर आधारित है, बाकी दुनिया में नहीं है। वो भारतीय संगीत भारत में ही उपजा है, भारत में ही विकसित हुआ है। भारत की सारी बातें भारत की भूमि से जुड़ी है, संयोग से नहीं। मुख्य बात क्या है? तो हिंदू कहता है कि माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रया। यानी सारे भुवन, त्रिभुवन हमारा देश है, हमारे लिए पराये नहीं है। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा मेरा का झगड़ा बंद करो भाई, ये छोटी बातें, छोटे मन की बातें हैं। मन विशाल करो, सारी पृथ्वी अपना कुटुंब है। लेकिन कुटुंब होने की बात तो दुनिया को एक करने वाले भी भारत के छोड़ के बाकी नहीं कहते। आज आधुनिक दुनिया कह रही है, सारा क्या कह रही है? विज्ञान से दुनिया जुड़ गई है, यानी थी तो अलग अलग, अब जुड़ गई है, विज्ञान से जुड़ गई है। और कहते इसलिए दुनिया को क्या बनाना है? ग्लोबल मार्केट बनाना है, बाजार बनाना है, क्योंकि वहां संबंधों की ये कल्पना ही नहीं है कि कोई बिना स्वार्थ के भी जुड़ा होता है, बिना स्वार्थ के अपनत्व के आधार पर भी हम संबंधों से जुड़ जाते हैं, ये कल्पना नहीं है। आज वहां पर मान्य थियरी ये कहती है, वो अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो थियरी है कि भाई दुनिया में उपभोग के लिए जीना है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है, और ज्यादा से ज्यादा दिन हम उपभोग कर सके इतना सशक्त भी बनना है। अब साधन तो कम है और संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन है, स्पर्धा है। स्पर्धा है तो फिर संघर्ष है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इसलिए संघर्ष का नियम तो यही है, जिसकी शक्ति है वो जीतेगा।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसे दुनिया में जाना है तो अपने स्वार्थ के, अपने हितों के लिए जो अनुकूल है वो अपना है, जो नहीं है वो अपना नहीं है। उसके साथ संबंध रखने की आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, बहुत ज्यादा साधन हो गए, कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और जो विरोधी है वो तो विरोधी है, उसको दूर रखो, नजदीक आने मत दो। बहुत गड़बड़ कर रहा है, समाप्त कर दो। ये तालियां बजाने को क्या हो गया? ये मैं पश्चिम का विचार बता रहा हूं, हमारा नहीं है ये। दुनिया में, भगवान की बनाई दुनिया में, हम जिस दुनिया से सब कुछ लेते उस दुनिया में नष्ट करने लायक कुछ है तो हमारे यहां ये विचार आता है कि अपने मन के विकार नष्ट करो, और वहां पर ये विचार आता है कि बाहर का सब नष्ट करो जो तुम्हारे प्रतिकूल है, क्योंकि संबंध नहीं है। संबंध स्वार्थ का है, स्वार्थ के लिए उपयुक्त है वो रखो। अब कुछ दिन पहले आए एक बहुत बड़े सज्जन अमेरिका के, और उनका भारत और अमेरिका की दोस्ती एकदम प्राकृतिक नैसर्गिक बात है, होनी ही चाहिए, सहज बात है। देखिए, भारत और अमेरिका मिलकर व्यापार करेंगे तो कितना बड़ा होगा, ऐसा होना चाहिए। ये एक करार होना चाहिए, ये दोस्ती होनी चाहिए। यहां अमेरिका को आने देना चाहिए, वहां हम भारत को आने देंगे। और देखिए, दुनिया में लोकशाही मनोवृत्ति वाले मुख्य देश तो यही दो है। इनकी दोस्ती हो जाए, इनका सामरिक सहयोग हो जाए तो कितना अच्छा होगा, सब आतंकवाद वगैरह बंद हो जाएगा। इसलिए हम भारत को ये देंगे, भारत से ये चाहेंगे। लेकिन हर बार वो ये सारा बता के, उन्होंने सामरिक विषय में बोला, व्यापारिक विषय में बोला, और कई विषयों पे उन्होंने बोला, और हर बार एक विषय रखने के बाद वो कहते थे, प्रोवाइडेड आवर अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, यानी हमारे अमेरिकन स्वार्थ या हित सुरक्षित है तब तक ये, और अगर नहीं है, भारत के हित में कोई बात करने के लिए अमेरिका को थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है तो वो त्याग नहीं करेगा, भारत का त्याग करेगा। ये वहां की थियरी है, और है, इसको अच्छा बुरा मैं नहीं कहता, दोष बिल्कुल देता नहीं, मैं टिप्पणी टीका नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा विचार है। क्योंकि उनको जोड़ने वाला कुछ नहीं है तो उनको स्वार्थ के आधार पर ही जोड़ना पड़ता है, और स्वार्थ के आधार पर ही तोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत के पास वो नहीं है, भारत के पास एक सत्य है। भारत के पास सत्य ऐसा है कि संपूर्ण विश्व का अस्तित्व एक है। अरे इतना अलग अलग दिखता है, बीच में बड़े बड़े सागर है, बड़े बड़े पर्वत है, आदमी इतने प्रकार के हैं, एक का दूसरे को समझ में नहीं आता, रंग अलग, भाषा अलग, पंथ, अरे बस सब अलग अलग है, दिखता है, लेकिन वो रूप एक का ही है। ऊपर सब अलग अलग है, उसमें से तो जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखकर जाना पड़ेगा कि अलग अलग दिखता है लेकिन सारा एक है। इसलिए उस एकता को प्राप्त करो तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी, शाश्वत सुख मिलेगा, कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलेगा। जिस सुख के दौड़ में सारी दुनिया निरंतर भाग रही आदिकाल से अब तक, वो सुख घर बैठे तुम्हारे पल्लू में हाजिर हो जाएगा। तुम्हारा जन्म उपभोग के लिए नहीं है, तपस्या के लिए, उसको प्राप्त करो। और इसलिए उसी में से जाना है तो संयम पूर्वक करो, उपभोग नहीं, संयम का मंत्र है। और सब क्यों करना है? क्योंकि भाई हम एक है। तुम्हारा जीवन तब तक चल सकता है जब बाकी सबका जीवन चलेगा, और तुम्हारा जीवन इसलिए चलना है कि बाकी सबका जीवन चले, और इसलिए तुमको उस प्रकार से जीना पड़ेगा। कोई तुम्हारा पराया नहीं है, सब घट में राम है। जो तुमको अच्छा लगता है वही बाकी लोगों को अच्छा लगता है। बाकी लोगों को जिस बात से दुख होता है उस बात से दुख होता है जिस बात से तुमको भी दुख होता है। इसलिए जो तुमको खराब लगता है ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो।
ये सारी बातें इसलिए है कि हमारे ऋषियों के पास वो सत्य मिला, और सत्य ही कहता है कि सब हम ही हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमको मिला है शाश्वत सुख का निदान है, कभी ना फीके पड़ने वाले सुख का दाता है, तो इसको तो सबको देना चाहिए, सारी दुनिया में देना चाहिए। तो अकेले का काम नहीं है, संपूर्ण विश्व में जाना, सबको देना। पहले उसके लिए एक देश को, एक समाज को व्रतस्थ बनाकर खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उनकी तपस्या से, कठोर परिश्रम से सारे भारत में हिंदू समाज ऐसा बनकर खड़ा हुआ, जब हिंदू समाज उसका नाम भी नहीं था। भद्रमिच्छन्त ऋषियस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जाए। भारत का जन्म हुआ स्व के लिए, और भारत का जन्म स्व के लिए भारत के ही कारण हुआ, क्योंकि ये हमारे यहां हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा भारत ऐसा है, सुजल सुफल मलयज शीतल है, और पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर सारा कुछ ऊंचे पहाड़ों से सुरक्षित है, और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व अथांग सागर से सुरक्षित है। पुराने जमाने में इसको लांघकर भारत पर आक्रमण करने की कोई इच्छा भी किसी के मन में होती नहीं थी, क्योंकि साधन ही नहीं थे, कुछ मालूम भी नहीं था बहुत लोगों को भारत वास्तव में है क्या। और इसलिए हम लोग अंदर सुरक्षित थे, और अंदर समृद्धि होने के कारण हमको चिंता नहीं थी। जीने के लिए स्पर्धा वगैरह हमने बिल्कुल देखी ही नहीं, भरपूर है, जितना खाना है खाओ, कोई चोरी चपाटी कपट छल करने की जरूरत नहीं, सबके लिए है। और इसलिए आ गया कोई भूला भटका बाहर से, तो हम कहते थे आ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतने लोग खा रहे, तुम भी खाओ। वो कहता था मेरी भाषा अलग है, तो हमारी भी पहले से अलग है। देवी देवता, अरे हमारे भी 33 करोड़ पहले से है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथोकसम, ऐसे हम थे। और लोगों के से जीवन के लिए झगड़ा करना पड़ता है, इसकी अनुभूति ही नहीं थी, क्योंकि भारत भूमि ऐसी थी, और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली और सद्भावना भी मिली। तो हमने जो सोचा सबके भलाई के लिए ही सोचा, और उसके कारण हम जो बने वो ऐसे बने कि विश्व का हर देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकार की, हर पतित को उद्धार की। तो ये हमारी भारत माता, वो केवल अन्न जल से हमारा पोषण करती है, इसकी मिट्टी के तत्वों से हमारा देह बनता है, इसलिए हमारी माता नहीं है। वो हमको हमारा स्वभाव भी देती है, संस्कार भी देती है, और इसलिए भारत का स्व भारत से कभी अलग हो नहीं सकता। आज जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू समाज का आचरण कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, उसके मूल में ये तत्व है। इसको लेके 4 मूल्यों की व्याख्या है भागवत में। धर्म, सारी दुनिया को धर्म देना है, तो धर्म क्या है? सत्य, करुणा, शुचिता और तपस। इन 4 मूल्यों पर आधारित जीवन, वह जीवन है जो सारी दुनिया को देना है। ऋषि ने हमारे संपूर्ण समाज को उस समय स्वयं कठोर परिश्रम करके तैयार किया। कितने लोग लगे होंगे? आज हम जिनको घुमंतु कहते हैं ना, ब्रिटिशों ने जिनको अपराधी करार दिया था, और उसमें से कुछ को हमने उस बेड़ी से स्वतंत्रता के बाद मुक्त किया, तो नोटिफाइड कहा। ये सारे के सारे घुमंतु लोग उस ऋषियों के अभियान के कार्यकर्ता है, जो एक एक झोपड़ी तक सरल शब्दों में आचरण लायक उपदेश के तत्वों से सबको शिक्षित करना, सबको मूर्तिमंत धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति बनाना। ये जो अभियान चला होगा अपने देश में, उसमें
उसकी शारीरिक विधा का प्रचार करने वाले, उसकी जड़ी बूटी की विधा का प्रचार करने वाले, उसमें धातु शास्त्र का प्रचार, ऐसे ही ये सब घुमंतु लोग हैं। वो व्रतस्थ होकर घर छोड़कर जानबूझकर निकले समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज को ध्येय देने के लिए, समाज को जीवन का गौरव बोध देने के लिए। आज भी कर रहे, आज भी। अब वो तो बोध रहा नहीं, लेकिन अपना काम करने के लिए निकलते हैं तो पहले भगवान की पूजा करके निकलते हैं, अपने अपने देवी देवता की। कितना बड़ा अभियान चला होगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता, और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे, और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे? अंग्रेजों ने लिख डाला। क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सहित 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे, ऐसा सबको लगेगा। ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा इतिहास है, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। फिर यहां आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले किन से हुए पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए, और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहां हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहां लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहां है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा, और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा। हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है, और अपने देश में भी देख लो कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है। नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है? हमारा एक स्व है, अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू है। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। हम दूसरा कुछ नहीं हो सकते, हमको यही होना पड़ेगा।
हम हैं वैसे उन्नत होंगे तो ही उन्नति है, नहीं तो सर्कस में हाथी भी फुटबॉल खेलता है, उसको कहीं गोल्ड मेडल नहीं मिलता। हाँ, टिकट निकाल के तमाशा देखने हम लोग जाते हैं, लेकिन हाथी की उन्नति उसको नहीं कहते। बंदर साइकिल चलाते, वो उन्नति नहीं है भैया। शेर बकरी के साथ भोजन करता है, उन्नति नहीं है। शेर तो जंगल में शेर है, सर्कस में शेर नहीं है। से हिंदू को भी हिंदू भाव से चलना पड़ेगा, और हिंदू भाव से चलना है तो भारत को एकात्म अखंड सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। और इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वदेश, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों बात को ध्यान रखा इसलिए हम रहे। मोहम्मद इकबाल को भी एक जमाने में कहना ही पड़ा था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो हस्ती यही है, स्व और देश। लेकिन अंग्रेज आए तब उनको एक बात ध्यान में आ गई, तो उन्होंने चाल चली। उन्होंने हमको अपने स्व से दूर कर दिया। अरे तुम्हारे पूर्वज क्या थे? फालतू जंगल में गांजा वांजा पी के भेड़ बकरी चराने वाले थे। बड़बड़े ऐसी बड़बड़ की, उसको ग्रथित करके तुमने वेद बना दिया। वो कोई मतलब नहीं है, अर्थ भी नहीं लगता उसका ठीक से। कोई रण गौरव धन गौरव उन्होंने प्राप्त नहीं किया। सब कुछ तुमने जो किया है वो यही किया है। एक के बाद एक लोग आए, तुमको पीट कर राजा बनते चले गए, तुम उसकी बाबूगिरी हुजूरी करते रहे। ये तुमको सबसे अच्छा आता है, हम तुमको और अच्छा सिखाएंगे, तुम ऐसे ही बने रहो। और भारत के बारे में, भारत में बाहर से आए जी सब लोग। वो जो अफ्रीका से आए थे ना, वो जंगलों में आकर बस गए। फिर द्राविड़ आए, उन्होंने उनको अंदर भगा दिया। फिर आर्य आए, उन्होंने द्राविड़ों को भगा दिया। अरे हम आए, हमने तुमको भगा दिया, तो तुम 1000 साल 2000 5000 साल पुराने डाकू हो, हम 1-2 साल 50 साल पुराने डाकू है। और क्या फर्क है? भारत के साथ भी हमको दूर कर दिया। भारत एक देश है ही नहीं। कहाँ है? एक भाषा कहाँ है? देखो हमारी इंग्लैंड की एक भाषा है इंग्लिश। देखो अरबस्तान का एक ही है पूजा का तरीका, इस्लाम। तुम्हारे यहां तो इतने हैं, पता नहीं चलता। और जिनकी पूजा नहीं उनका धर्म है ही नहीं। ये जो है ना सब हमारे जंगलों में बसने वाले हमारे ही भाई, वास्तव में जो हमारी संस्कृति के मूल है, वनों और खेतों से हमारी संस्कृति निकली है, वो मूल पुरुष है हमारे। लेकिन अंग्रेज कहते हैं उनके पास तो भगवान धर्म रिलीजन कुछ है, वो एनिमिस्ट है, एनिमिस्ट। सब करके हमको अपने संबंधों को भुला दिया, हमको अपने स्वत्व को भुला दिया, हमको अपने भारत से दूर किया। पत्रकारिता जो चली, राष्ट्रीय पत्रकारिता, उसमें इन बातों का खूब अच्छी तरह से प्रतिकार किया गया, प्रबोधन किया गया। ये दुर्दैवी की बात है कि जब लाइन से थोड़ा हटना हुआ, थोड़ा कमर्शियल विचार ज्यादा होने लगा, तो फिर वही बात आ गई कि कुत्ता अगर आदमी को काटे तो ही छापेंगे, तो ही दिखाएंगे। और इसलिए फिर कहीं पर भी ये प्रबोधन हुआ ही नहीं, न पाठ्यपुस्तकों में, न समाज के माध्यम में, संवाद में। घर में जितना बचा रहा उतना बचा रहा। लेकिन फिर जागृति के प्रयास चले। स्वामी दयानंद महर्षि, स्वामी विवेकानंद से जो प्रारंभ हुई जागृति की लहर, इनके जाने के बाद 100 साल बाद भी वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। और ये स्वबोध की जागृति जो है, स्वदेश बोध की जो जागृति है, उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा है। भारत दुनिया में बड़ा बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी अन्य सब लोग कर रहे हैं, और भारत से नए रास्ते की अपेक्षा भी कर रहे हैं। अब उस दायित्व को हमको पूरा करना है, तो हमको इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमको भी अपने दिमाग को साफ सुथरा फिर से बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा दिमाग बनाया, उसको अंग्रेजी में शब्द है कॉलोनाइजेशन।
औपनिवेशीकरण हो गया हमारे मन का। तो अब मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो आपका हुआ और मेरा नहीं हुआ ऐसा थोड़ी है, मेरा भी हुआ, मैं उसी समाज से आता हूं। तो कुछ भी सोचने के पहले हमको यह सोचना पड़ेगा कि मेरा औपनिवेशीकरण जो हुआ है उसको मैं छोड़ रहा हूं कि नहीं, उसको अलग रख के शुद्ध अपनी स्व की दृष्टि से अपना विचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और इसलिए उस स्व का ज्ञान, हमारे देश का ज्ञान, उसकी एकात्मता अखंडता के सूत्र का ज्ञान, ये सारी बातें, उसका प्रबोधन व्रतस्थ होकर चलना आवश्यक है। जब ये देश खड़ा हुआ प्राचीन समय में, इतिहास पूर्व काल में, तो ऋषियों के इतने कठोर परिश्रम से समाज के बड़े बड़े वर्ग ऐसे हो गए जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जो घूमते रहे, घर घर जाते रहे, घर घर बातें बताते रहे। इतना बड़ा उद्यम चला, तब देश निर्माण हुआ। थोड़ा सा बैठ गया है तो उसको खड़ा करने के लिए इसका एक 1/4 हिस्सा तो काम करना पड़ेगा भाई। वो काम करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना, आवेश उत्पन्न करना, ज्ञान उत्पन्न करना, बोध उत्पन्न करना, ये काम आज समाज को शिक्षित करने वाले सब माध्यमों का है। घर में माता पिताओं का है, विद्यालयों में शिक्षकों प्राध्यापकों का है, समाज में समाज के संवाद माध्यमों का है, लोक कलाओं से लेकर तो सोशल मीडिया तक। इस स्वबोध से प्रेरित होकर काम करना है तो फिर आसान नहीं होता, कष्ट आते ही हैं। जो खराब काम है वो बहुत सरलता से हो सकता है, अच्छा काम करना है तो प्रवाह के उल्टा चलना पड़ता है। विपत्ति आती है, कष्ट आते, सब आते हैं। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय का मार्ग, सत्य का मार्ग, जो धीर लोग होते हैं बिना उसको छोड़े चलते हैं। 1857 से स्वतंत्रता के लिए प्रयास चले, 75 वर्ष हम कर रहे हैं, अब उसके समारंभ कर रहे हैं। क्या 1857 में क्या सोचा होगा? झांसी की रानी के अंतिम क्षण में उसमें क्या सोचा होगा? क्या वो दुखी हुई होगी कि भाई इतना मैं लड़ी, आखिर मैं भी मर रही हूं और झांसी भी जा रही, क्या फायदा हुआ? ऐसा सोचा होगा उसने? ऐसा नहीं सोचा। खुदीराम बोस को माता जी दिखी तो क्या सोचा होगा? कविता है कि धीर रखो माता, धीर रखो, शोक मत करो, अभी 9 मास के बाद फिर आऊंगा, अभी जा रहा हूं, आता हूं फिर से, काम अधूरा है ना, आना पड़ेगा। अशफाक उल्लाह खान को पूछा गया, कविता लिखी है अशफाक उल्लाह खान कि मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता, इस्लाम मुझे रोकता है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर खुदा मुझे पूछे कि तुमको जन्नत चाहिए तो मैं उसको कहूंगा जन्नत नहीं चाहिए, भारत में मुझे पुनर्जन्म ही दे दो। इन लोगों ने कोई आशा नहीं थी सामने, लेकिन सत्य पर चलना है, यश अपयश का विचार नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, मेरा काम है सही पथ पर चलना, इसलिए हम चलेंगे, सब बाधाओं को पार कर चलेंगे, जितनी ताकत है पूरी लगाकर चलेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस संकल्प को लेकर अभियान भी चले हैं, और वो जो एक चला है कारवां अभियानकर्ताओं का, संघ भी उसमें एक है, और ऐसे बहुत से हैं जो साथ चले, आज अधिकाधिक पूरक बनकर चलते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद होता है कि उस एक बड़े वाहिनी में चलने वाले एक घटक को, स्वदेश को, उसके 50,000 वर्षों को उत्सव में परिवर्तित करते हुए और उस आधार पर फिर से प्रेरणा जगाते हुए मैं देख रहा हूं। स्वदेश की यात्रा ऐसे चली है और इस बात के कारण चली है, वही बात सामर्थ्य देती है विपरीतताओं का सामना करने की।
भगवान का काम करने चले हैं। भगवान ही जो देना है देता है, वो क्या देता है क्या नहीं हम विचार नहीं करते। हम सत्य संकल्प के आधार पर निकल पड़ते हैं तो राह खुलती चली जाती है देर सवेर। ऐसी ये यात्रा चली है। इस ध्येय निष्ठा को कायम रखते हुए स्वदेश आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु पद पर आसीन होकर अपने दोनों हस्तों से अखंड भारत माता अभय हस्तों से अभय प्रदान कर रही है। इस दृश्य को अपने 100वें वर्ष में देखे, ये शुभकामना देकर आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त। कोटि कोटि धन्यवाद परम पूजनीय सरसंघ चालक जी। स्व और देश, हिंदू और भारत, इनके संबंध में आपने जो विस्तृत व्याख्या दी, निश्चित ही उन सब बातों को सुनकर हमारे अंतर्मन में हिंदुत्व के प्रति विचार और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। आप कुछ क्षण और व्यवस्था में सहयोग करें। अंतिम चरण में आभार और उसके बाद वंदे मातरम गान होगा। तो पहले आभार के लिए मैं स्वदेश के संचालक आदरणीय श्री प्रांशु शेजवलकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आए और आमंत्रित अपनों का आभार व्यक्त करें। मैं हृदय से आभारी हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी का। आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर आज यहाँ पधारे। जब से घोष वर्ग के निमित्त आपका ग्वालियर प्रवास निश्चित हुआ, हम सभी की इच्छा थी कि स्वदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष के आयोजन में हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हमारे बीच हैं आप, ये निश्चित ही हमारे लिए अविस्मरणीय अनुभव है और आनंद के क्षण है। मैं अत्यंत आभारी हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सहज ही हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और जैसा कि आपने कहा, आप अतिथि नहीं हैं, हमारे परिवार से ही हैं, तो इस कार्यक्रम